हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है संदीप मौर्य। स्वागत है आपका आपके चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली हमने इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उसके ऊपर प्रूविंग भी पढ़ लिया था। ठीक है, और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे। अब इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ठीक, वो है कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो हम ये पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के क्या इफ़ेक्ट होते हैं, हम इसे आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के मेनली हमारे जो सिलेबस में है, 10th के सिलेबस में, वो दो इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। जो पहला इफ़ेक्ट है वो हीटिंग इफ़ेक्ट है, हीटिंग इफ़ेक्ट। दूसरा क्या है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। एक हमारा इलेक्ट्रिसिटी में जो इफ़ेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इस वीडियो में जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, हम इसके बारे में इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, और एक बात और, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले आप वीडियोज़ में जाइएगा, लिस्ट में, या हमने डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दे दिया है। हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 6 का। आप इस टॉपिक को पढ़ने से पहले या इस वीडियो को देखने से पहले आप सबसे पहले जाइए पार्ट 6 देख लीजिए। पार्ट 6 का जो लास्ट है, हमने टॉपिक बताया था रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट, बहुत मतलब जिस एलिमेंट का या फिर जिस कंडक्टर का, ठीक है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, हम उसी का यूज़ करते हैं किसमें, हीटिंग इफेक्ट में। तो बेसिकली हमने वहाँ देखा था, इस वीडियो में देखा था पार्ट 6 में, कि जो एलॉय की रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम एलॉय का यूज़ कहाँ करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, मतलब हीटिंग डिवाइस को बनाने में। तो आप पहले पार्ट 6 का लास्ट पार्ट देख लीजिएगा, मतलब लास्ट के 5-7 मिनट देख लीजिएगा। पार्ट 6 मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसके बाद आप इसको देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले पार्ट 6 देख के आइएगा। तो आप शुरू करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट, हम देखते क्या है अपने डेली लाइफ में, अगर देखा जाए तो हम बहुत बार देखते हैं कि कुछ वायर्स होते हैं जिनमें से जब करंट पास होता है तो वायर क्या होते हैं, वो गर्म हो जाते हैं। सपोज ये वायर है, अगर इसमें से करंट कुछ समय के लिए पास हुआ तो ये वायर क्या होता है, हम उसको जब वायर को टच करते हैं तो बहुत हमें हीट प्रोड्यूस होता है, मतलब हमें लगता है कि ये वायर क्या हुआ, गर्म हो गया होगा। या आप डेली लाइफ के एग्जांपल एक और देख सकते हैं, आप लोग मोबाइल यूज करते ही हैं। आप देखते हैं मोबाइल में कि जब हम जैसे जो बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स वाले गेम्स होते हैं, सपोज आजकल पबजी बहुत चल रहा है, ठीक है, तो जो पबजी या फ्री फायर वगैरह जो गेम होते हैं, उनको आधे घंटे 1 घंटे खेलने के बाद जो हमारा मोबाइल होता है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये तो वायर का हीट हो जाना, मोबाइल का हीट हो जाना, तो ये तो गलत बात है ना। अब हम भाई इतना पैसा लगा करके मोबाइल खरीदे हैं तो क्या हीट होने के लिए। ठीक है, तो बात ये आती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर में और मोबाइल में बेसिकली हीट प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है। तो यही जो इलेक्ट्रिक वायर्स या फिर मोबाइल्स या फिर बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, जैसे फ़ैन है, फ़ैन चलता है, चलने के बाद अब उसको रोक करके जब उसके नीचे का पार्ट उसको टच करेंगे, जो उसका डायना जिसमें लगा होता है, टच करेंगे आप, तो वो बहुत आपको हीट लगेगा। आप इलेक्ट्रिक बल्ब देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब को टच करते हैं तो क्या करता है, बहुत गर्म महसूस होता है। तो बेसिकली ये होता क्यों है, तो इन्हीं हीटिंग को, मतलब जो ये सब इंस्ट्रूमेंट जो है, ये सब डिवाइसेस जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं जो, ठीक है, इन्हीं सब को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ, किसका हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट का। मीन्स जिस डिवाइस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो क्या होते हैं, डिवाइस हीट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा, तो हमने समझा कि लेकिन वायर में इलेक्ट्रिसिटी जब जा रहा है तो गर्म हो जा रहा है, ठीक है, पर मोबाइल में इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है वो गर्म हो जा रहा है, तो ये तो गलत बात है ना।
तो बेसिकली हीटिंग इफेक्ट के बहुत सारे यूज भी हैं। अब इस हीट का जो वायर गर्म हो जाता है, इसका यूज करके हम क्या क्या कर लेते हैं, जैसे हमारे डेली लाइफ में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक आयरन जो होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन इसका यूज हम करते हैं कहाँ पे, कपड़े प्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं सेकेंड पे इलेक्ट्रिक, इसी हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करके जो हीट होने का क्वालिटी है किसी भी वायर का या फिर किसी भी कंडक्टर से या फिर एलॉय से जब करंट फ्लो होता है तो उसकी क्वालिटी को हम यूज करते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिक आयरन में यूज करते हैं। दूसरा कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक टोस्टर में। टोस्टर मतलब समझते हैं आप, जिसमें लोग ब्रेड वगैरह सेकते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग हीटिंग का इफेक्ट कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं, ठीक। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। देखिए मोबाइल वगैरह केस में, फ़ैन वैन केस में या फिर डीजे वगैरह हम जब बजाते हैं, टेलीविज़न चलाते हैं, इन सब का हीट होना ये तो गलत बात है, पर हर एक चीज़ का एक अच्छा पहलू भी होता है। तो हीटिंग इफेक्ट का हम लोग यूज करके जो हीट हो रहा है ये सब चीज़ें, इनका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन का यूज़ कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर का, इलेक्ट्रिक बल्ब का, हीटर सर्दियों में यूज़ करते हैं हम लोग, उसका उपयोग कर लेते हैं। उसके बाद गीजर यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आती हैं, उसके एडवांटेज में आती हैं, ठीक है। तो हमने ये जाना फाइनली कि कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं या कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं या कुछ कोई भी बोल सकते हैं, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस या कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के बाद वो डिवाइस या फिर वो वायर गर्म हो जाती है, ठीक है। उसी हीट होने को क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि आखिर वायर गर्म क्यों होता है, क्या कारण है कि वायर गर्म हो जाता है। तो इसके लिए हमको वायर के अंदर एंट्री करना पड़ेगा, हमको इलेक्ट्रॉन्स के पास जाना पड़ेगा। तो क्या जाने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो आइए चलते हैं इलेक्ट्रॉन के पास, वायर के अंदर एंट्री करते हैं। चलिए एंट्री करते हैं वायर के अंदर। सबसे पहले एक वायर बना लिया जाए। हमने ये एक कंडक्टर बना लिया, किसी मेटल पीस का एक वायर है, वायर लिया हमने, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, आप लोग सीधा बना लीजिएगा, ठीक है। मेन काम मेरा समझना, कंसेप्ट समझना। और वायर जब अंदर एंट्री करेंगे तो हमारा मुलाकात होगा किससे? एटम से। एक एटम, दो एटम, 3, 4, ऐसे इनफाइनाइट एटम होंगे। कुछ हमको एटम से मुलाकात हो जाएगा मेरा, ठीक। अब हम जानते हैं चूँकि एक कंडक्टर है तो कंडक्टर के एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं उसको? फ्री इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर ऑलरेडी घूम रहे होते हैं। किस मोशन में? जिगजैग मोशन, मीन्स रैंडम मोशन में, सही है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। ये तो हम आपको बताते हैं ऑलरेडी पहले ही सबका मोशन फिक्स नहीं है। अच्छा, अब होता क्या है, जैसे इस वायर को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देते हैं, जैसे हम इस वायर को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिए, इस वायर को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, ठीक है। अब होता क्या है, जब हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो बैटरी का ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। जैसे हमने पोटेंशियल दिया इसको, होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो होना शुरू हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज जाना इधर शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज पहुँचेगा, सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, सारे क्या करेंगे? पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट होंगे। मीन्स जो अभी तक इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में थे वो सब क्या करेंगे? एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। सपोज इलेक्ट्रॉन जो है इधर आना शुरू हुआ, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी इधर आना शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन भी इधर आना शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन भी इधर आना शुरू हुआ, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पर हो क्या रहा है, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश किया तो सपोज इधर जब आता रहा तो इसके सामने क्या पड़ गया? एटम्स। ये एटम्स टकराता है, टकराने के बाद अब कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे टकराएंगे तो क्या करता है? वाइब्रेशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये जो एटम्स है ये हल्का सा वाइब्रेट लगेगा करने, ये हल्का सा लगेगा वाइब्रेट करने, ठीक। फिर इसके कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि टकराया तो चेंज हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, फिर चूँकि पॉजिटिव अभी भी खींच रहा है उसको, फिर इलेक्ट्रॉन दोबारा कोशिश करता जाने का, फिर एटम्स टकराता है, फिर यहाँ पे कंपनसेट जनरेट होता है, कंपनसेशन जनरेट होता है एटम्स में, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन टकराया तो अपना फिर पाथ बदल लेता है, क्योंकि टकराने के बाद पाथ चेंज हो जाता है अपने आप। फिर इधर आता है, फिर इधर टकराता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर टकराता है। ऐसे टकराते टकराते फाइनली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से निकल के मूव करने लगता है। तो देखा कि ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इतनी बार टकराया तो एटम्स लगे वाइब्रेट करने। ऐसे
इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, चाहे मेटल पीस का कंडक्टर कोई भी हो या फिर मेटल हो या फिर एलॉय हो, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एटम भी होते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करने की कोशिश करेगा, एटम टकराएगा, फिर एटम्स टकराएगा, फिर मूव करेगा, फिर एटम्स टकराएगा। एटम्स टकराने की वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो इसको बोलते हैं कोलिजन, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग कोलिजन्स, ठीक है, कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स। एटम्स और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता रहता है। अब इसी कोलिजन के कारण ये जो वायर होता है ये हीट होने लगता है। तो बेसिकली इसी इफेक्ट को बोलते हैं, हीट होने को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आया? तो बोल सकते हैं ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स इन अ कंडक्टर the conductor become hot. This phenomena या this effect is known as heating effect of electric current। तो हमने देखा कि किसी भी वायर से जब कंडक्टर किसी भी वायर या कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिसिटी हमेशा जा रही होती है, इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव कर रहा होता है, तो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के कारण क्या होता है, धीरे धीरे बहुत देर तक जब कोलाइड करते रहते हैं तो क्या होता है, हीट जनरेट हो जाता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब आप एक पत्थर लेके दूसरे पत्थर मारते हैं तो चिंगारी निकलता है, हीट निकलता है। क्यों? यहाँ भी कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन के कारण क्या होता है, हीट जनरेट होता है। तो बेसिकली कंडक्टर केस में बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो अगर हम डेफिनेशन वाइज इसको लिखें कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट का हम डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो हम देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आपको कैसे लिखना है। देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में डेफिनेशन कैसे लिखा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर। मीन्स अभी जो हमने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किससे, हाई रेजिस्टेंस वायर से, ठीक है। तो समझते हैं इसको। तो हमने बोला क्या, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, मतलब किसी भी वायर से जिसका रेजिस्टेंस हाई हो, जो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिकम वेरी हॉट। तो इस कारण से क्या होता है, रेजिस्टेंस के कारण ही क्या होता है, वो जो वायर होता है वो बहुत हॉट हो जाता है एंड प्रोड्यूस हीट, और क्या करने लगता है, हीट प्रोड्यूस करने लगता है। तो दिस इज कॉल्ड, इसी फिनोमिना को या इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर है बात? तो अब ये हीटिंग होता कैसे है, अब रेजिस्टेंस तो ज़्यादा होता ही है, लेकिन मेन मैकेनिज्म क्या होता है, यही मैकेनिज्म होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कोलिजन करने लगते हैं। तो ड्यू टू कोलिजन, आप उसमें ऐड कर सकते हैं आगे, ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम, ठीक है, द हीटिंग इफेक्ट इज जनरेट। जो हीटिंग इफेक्ट क्या है, ये कैन बी जनरेटेड, ठीक है। तो आप ये डेफिनेशन अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि जो बेसिकली ये हीट जनरेट होता है किसी भी वायर में वो कितना होता है, क्या हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बेसिकली एक हमारे बहुत महान साइंटिस्ट हैं, उनका नाम था जूल्स, ठीक है, उनका नाम था जूल, आप लोग सुने होंगे नाम। तो जूल सर ने ये बताया था। अब हम देखते हैं कि क्या हम हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हीट की कैलकुलेशन को देखने के लिए बेसिकली हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, वही वाला डायग्राम जो बताया था हमने। सपोज एक वायर यहाँ पे है, यहाँ प्लस माइनस यहाँ पोटेंशियल में अप्लाई कर दिया। अब होता क्या है, देखिए बेसिकली कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मूव करके इधर आते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ बजा रहा है, ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स से हमने इलेक्ट्रॉन एक बनाया है, ऐसे एटम्स वगैरह, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके यहाँ पे आता है। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक प्लेस से जब चार्ज एक प्लेस पे दूसरे प्लेस तक आता है तो उसे क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। और वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से। हम जानते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट देन द वर्क डन बाय द चार्ज। तो जो वर्क डन होता है W इक्वल टू V इंटू क्यू, क्योंकि पोटेंशियल V इक्वल टू वर्क डन बाय द चार्ज होता है। ये बात जानते हैं आप। देखिए कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। पोटेंशियल V इक्वल टू W बाई क्यू होता है। तो W इक्वल टू क्या होता है, V क्यू,
ठीक, तो वर्क कितना हुआ उस चार्ज के द्वारा, V इंटू क्यू। ये बात समझ में आता है? आप इसको लिख लेंगे, अपने कॉपी में लिखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ कि वी नो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमने बताया था पहले ही, जब यूनिट पॉजिटिव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाते हैं, ठीक, तो वर्क डन जो होता है चार्ज के द्वारा, वही क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो वर्क डन हुआ, वर्क डन इजकल टू वी क्यू, वी इंटू क्यू। अब देखिए हम जानते हैं अगर टी टाइम तक हम बोलेंगे इफ़ जो ये करंट है ये टी टाइम तक फ्लो करता रहा, इफ़ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एट टाइम टी, हमने बोला कि इफ़ आई करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर फॉर टाइम टी, सपोज आई करंट टी टाइम तक फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, तो टोटल जो चार्ज फ्लो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू इजकल टू आई टी। हमें जानते हैं क्योंकि आई इजकल टू क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू आई टी। ठीक है, तो वही हमने लिखा है कि व्हेन करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर टाइम टी, देन जो चार्ज फ्लोइंग है, ठीक है, फ्लोइंग ऑफ चार्ज, जो चार्ज फ्लो कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, क्यू इजकल टू आई टी। बात समझ में आ रहा है बात? तो हम यहाँ से अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो क्यू के प्लेस पे इसको कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू कुछ भी मान सकते हैं, इस क्यू के प्लेस पे क्या हम आई टी नहीं लिख सकते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो डब्ल्यू इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, वी इंटू क्यू के प्लेस पे मैं आई टी लिख दूंगा, डब्ल्यू इजकल टू होगा वी इंटू आई टी। अब बाई ओम्स लॉ हम जानते हैं, बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ भैया क्या बोलते हैं कि हमारा जो V होता है, V इजकल टू क्या होता है, आई आर, V इजकल टू आई आर। हम इस वैल्यू को इसमें अगर रखेंगे, ठीक है, अगर हम इस V की वैल्यू इसमें इक्वेशन में रख रहे हैं, करंट इक्वेशन जब रख रहे हैं, चाहे तो आप इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं, तो लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 2। जब 2 में रखेंगे तो W इजकल टू क्या हो जाएगा, V की जगह क्या रख दूंगा, आई आर, तो आई आर इंटू आई टी, इट मीन्स डब्ल्यू इजकल टू आई इंटू आई स्क्वायर आर टी। तो बेसिकली जो टोटल वर्क डन आया कितना आ गया, आई स्क्वायर आर टी। क्लियर है बात, ये बात समझ पा रहे हैं? अब हम ये हमने देखा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लगातार फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, वर्क डन हुआ था डब्ल्यू इजकल टू वी क्यू। हमने जब सॉल्व किया इसको तो जो टोटल वर्क डन आया चार्ज के द्वारा कितना आया, आई स्क्वायर आर टी। और ये वर्क डन किसके फॉर्म में हो रहा है, ये बार बार इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहा है, एटम से बार बार कोलाइड कर रहा है, तो ये वर्क डन किसके फॉर्म में हो रहा है, हीट के फॉर्म में। तो ये जो वर्क डन है वो डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, हीट के इक्वल। तो हम एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, देखिए हमने क्या लिखा है कि ये जो एनर्जी है, वर्क मीन्स जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ, तो लिखा गया द एनर्जी एक्सपेंडेड बाई सोर्स, सोर्स मीन्स ये पोटेंशियल, जो बैटरी जो है जो एनर्जी डिसिपेट कर रहा है, ठीक है, द एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द सोर्स इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो ये एनर्जी है, जो वर्क हुआ वो किस फॉर्म में हुआ, हीट के फॉर्म में। तो देयरफॉर वी कैन राइट डब्ल्यू इजकल टू एच, मतलब जो वर्क डन है वो हीट के इक्वल हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, हम देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, एच इजकल टू, इसके प्लेस में हम एच लिख देंगे, एच इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। तो फाइनली जो हमारा जो हीट है वो हमें क्या मिल गया, एच इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा हीट आता है वो क्या आता है, एच इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक, अब इसी में हम अगर ओम्स लॉ लगा देते हैं, इसी में आई स्क्वायर आर टी में, एक बार हम देखिए वी इजकल टू क्या होता है, आई आर। ठीक है, बात समझ रहे हैं बात को। हम अगर आई की वैल्यू यहाँ से निकालें तो क्या आता है, वी अपॉन आर। जब इसी में देखिए ये मेरा यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो हीट कैलकुलेशन है, हीट यही है। लेकिन अगर हम इसको इस फार्मूले को अगर हम और फार्मूलेट करना चाहें और वेरीफाई करना चाहें तो हम आई इजकल टू वी अपॉन आर लिख सकते हैं, और आई के प्लेस पे ये वी अपॉन आर वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। ये मतलब एक्स्ट्रा जानकारी है, आपको अगर एग्जाम पूछेगा हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, आप इतना बता करके छोड़ देंगे।
ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं बेसिकली। तो ये अगर हम आई के प्लेस पे वी बाई आर रख दूंगा ओम्स लॉ से, तो ये एच इजिकल टू क्या हो जाएगा, आई की जगह आप वी बाई आर रखेंगे तो स्क्वायर लगा है तो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, दोनों की स्क्वायर हो जाएगा, इंटू आर टी, ये आर से आर कैंसिल, तो बेसिकली ये जो एच आ जाएगा हमारा आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो एक न्यूमेरिकल का फार्मूला ये भी यूज होता है, बात समझ पा रहे हैं। ये फार्मूला जो हीटिंग का है ये भी बेसिकली हीटिंग है, मेन फार्मूला ये है क्योंकि ये कैलकुलेशन ऑफ हीट निकला है पूरा, हमने कंडक्टर लिया, कंडक्टर लेने के बाद पूरा सॉल्व किया जो, ठीक है, तो मेन हीटिंग तो यही है। लेकिन न्यूमेरिकल्स में बहुत बार क्या करता है, आई की वैल्यू नहीं देता या ऐसा कुछ नहीं देता, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन वाइज हीट कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। एक और तरीका है निकालने का, अगर हम आर की वैल्यू के प्लेस पे देखिए, यहाँ से हम आर भी अगर निकालें, आर इसका क्या हो जाएगा वी अपॉन आई, इसे फर्स्ट वाले में अगर हम पुट कर दें, आई स्क्वायर रहने दीजिए, अगर हम आर के प्लेस पे क्या पुट करते हैं, वी बाई आई इंटू टी, बात समझ पा रहे हैं। तो हमारा ये आई और आई एक कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल हमारा हीट आ जाएगा वो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा वी आई टी या आई वी टी, तो हम इसको लिखते हैं वी आई टी, तो एक ये भी फार्मूला हो जाता है एच इक्वल टू वी आई टी। तो ये बहुत सारे फार्मूले हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा मेन है वो क्या है, यही है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ये हमारा हीट जनरेट हुआ है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये किसने बताया था, ये हमारे जूल्स सर ने बताया था, ठीक है, ये किसने बताया था, जूल ने, ठीक है, इसको किसने बताया था, जूल ने बताया था। इसलिए हम इसी फार्मूले को या इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एग्जाम में बहुत बार आता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं पूछेगा, बोल देगा कैलकुलेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बच्चे कंफ्यूज। तो बेसिकली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को ही बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि अगर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलेगा तो हम ये पूरा कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन हम हीट ही कैलकुलेट करना है, बेसिकली ये यही पूछ रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करें, अगर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमसे पूछेगा तो हम क्या करेंगे, यही पूरा डायग्राम बनाएंगे, पूरा कैलकुलेशन जैसे करता आ रहा हूँ मैं ऐसे करके मैं फाइनली निकाल दूँगा एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स ने ये बताया था कि जो हीट प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर में, जो ये कंडक्टर है हमारे पास, अगर इसको हम समझें, देखिए जो ये हमारे पास कंडक्टर है, ठीक, जो ये हमारे पास कंडक्टर है, इसमें कितना हीट प्रोड्यूस हुआ ये कैसे बताएंगे। तो जूल्स ने बताया था कि जो हीट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा कि करंट कितना इसमें से पास हुआ उसके स्क्वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, ठीक है। दूसरा बताया था कि जो करंट जो हीट प्रोड्यूस होगा वो रेजिस्टेंस के, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, कितना उस वो इलेक्ट्रॉन को अपोज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोक रहा है, तो उसके भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और टाइम के, कितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन फ्लो किया सर्किट में, उस टाइम पे भी जितने टाइम तक फ्लो करेगा उतने टाइम तक कोलिजन होता रहेगा, तो उतने टाइम तक हीट जनरेट होता रहेगा। तो बेसिकली जूल्स ने ये बताया, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ जो करंट जो हीट प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के, पहला बात। दूसरा बात, जो हीट प्रोड्यूस होता है वो रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा उन्होंने क्या बताया कि जो हीट प्रोड्यूस होता है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इस बात को लिखना चाहें तो आप अपने कॉपी में ऐसे लिखिएगा, देखिए लिखा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हमने भी कैलकुलेट किया एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो वही लिखा है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, लिखा है क्या कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर, जो कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होगा, एच जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने ये बताया था आपको, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट, कितना करंट उस सर्किट से फ्लो करेगा उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें पहला क्या मिल जाता है कि जो हीट होता है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड क्या हमने बताया था कि रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वही लिखा है, देखिए
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और रजिस्टर, मीन्स जिस कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, जो हमने डायग्राम बनाया था, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, उस पर डिपेंड करता है हीट। तो हीट के रेजिस्टेंस की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और टाइम, जितने टाइम तक फ्लो कर रहा है। थर्ड क्या है, टाइम। देखिए, करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो टू द सर्किट या रजिस्टर या कंडक्टर, ठीक है, कि कितने टाइम तक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितने टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया, तो जितने टाइम तक। तो यही बेसिकली क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बात समझ में आ गया आपको, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब एप्लीकेशन देखते हैं कि जूल्स लॉ का एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन मीन्स इसका यूज कहाँ कहाँ पे है। देखिए, जो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जो है हीटिंग इफेक्ट का, वो कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिक आयरन में। आप लिख सकते हो फर्स्ट पॉइंट देखिए कि इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। कैसे आयरन यूज होता है, देखिए, जो आयरन नीचे जो प्लेट लगा होता है ना, ये मेटल प्लेट नहीं होता, ठीक है, ये मेटल प्लेट नहीं होता। ये बेसिकली होते क्या हैं, एलॉय के बने होते हैं, ठीक है। ये मेटल प्लेट्स नहीं होते, ये क्या होते हैं, एलॉय के बने होते हैं, ठीक है, एलॉय के। अब एलॉय बेसिकली क्या होता है, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के मिक्सचर होते हैं, या बहुत सारे मेटल्स के मिक्सचर होते हैं, हमने ऑलरेडी बताया है, फिर भी जान लीजिए। एलॉय क्या होते हैं, ये दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के या नॉन मेटल्स के, कुछ मेटल नॉन मेटल्स के मिक्सचर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एलॉय। हम एलॉय का ये प्लेट बनाते हैं। एलॉय का ही प्लेट क्यों बनाते हैं, क्योंकि एलॉय की रजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसकी जो रजिस्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी जो होती है एलॉय की ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम मेटल का बना देंगे इसको, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी मेल्ट हो जाएगा। जब पिघल जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, हम प्रेस ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसके बना होता है, एलॉय का। एलॉय में हीटिंग को मतलब एक्सेप्ट करने का, ये ज़्यादा देर तक हीट बना रहता है, ये जल्दी मेल्ट नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, एलॉय का। देखिए यहाँ पर लगा है नाइक्रोम वायर है, ये क्या है, किसके है, नाइक्रोम वायर है। बात समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। अच्छा, एलॉय की एक और ख़ासियत है कि हमने ये एलॉय के बनाया है। एलॉय की खासियत क्या है कि इसे हम जितना भी हीट कर दें, जितना मतलब कि एक मैक्सिमम टेम्परेचर तक जब इसको हीट करेंगे, तो एज कम्पेयर टू जो हमारा मेटल्स होते हैं, मेटल अगर हम ज़्यादा हीट करेंगे तुरंत वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, मतलब मेल्ट हो जाएंगे, पिघल के ख़त्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। लेकिन एलॉय जो है जल्दी, बहुत आसानी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं होता या मेल्ट नहीं होते, इसलिए हम इसमें हीटिंग डिवाइस में किसका यूज़ करते हैं, एलॉय का। बात समझ में आता है। देखिए यहाँ पे नाइक्रोम वायर का यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक है, यही वायर लगा होता है और ये प्लेट है एलॉय का। और नाइक्रोम वायर क्या होता है, नाइक्रोम वायर की रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। ये गर्म होता है, ये गर्म हुआ तो ये एलॉय गर्म होता है, एलॉय गर्म होता है तो हम क्या करते हैं, प्रेस करने लगते हैं, ठीक है। अब जो सेकेंड इसका यूज आता है वो आता है इलेक्ट्रिकल बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज आता है। देख रहे हैं आप, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो इसका सेकेंड यूज कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब। अब होता क्या है बेसिकली इलेक्ट्रिक बल्ब में, ये कैसे हीटिंग इफेक्ट किसमें काम करता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब पे सबसे खास क्वालिटी ये है कि इस इलेक्ट्रिक बल्ब में जो ये आप देख रहे हैं ये, ठीक है, ये क्या है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। जो ये फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, किसका, टंगस्टन का। बात समझिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो हीटिंग इफेक्ट है वो कैसे काम करता है, बेसिकली इसका टंगस्टन में, जो टंगस्टन है इसमें हीटिंग काम करता है। ये जो टंगस्टन वायर लगा हुआ है ये किसका बना होता है, सॉरी, ये जो फिलामेंट है ये किसका बना होता है, टंगस्टन का, ठीक है। और टंगस्टन क्या है, टीन का एक एलॉय है, ठीक, टीन का बना है या टंगस्टन का बना है। आगे चलते हैं। ये टंगस्टन क्या होता है, इसकी खासियत ये होती है कि जल्दी मेल्ट नहीं होता, ये जल्दी मेल्ट नहीं होता। क्यों मेल्ट नहीं होता, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए कितना है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ लीजिए, लिखा है कि ना, टंगस्टन मेटल इज यूज फॉर मेकिंग द फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन का हम यूज करते हैं फिलामेंट बनाने के लिए, किसका, इलेक्ट्रिक बल्ब के, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरी हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर टंगस्टन के प्लेस पर हम कुछ लगाएंगे तो क्या होगा, वो जल्दी ही मेल्ट हो जाएगा, जल जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। और इसकी एक खासियत और है, जैसे टंगस्टन का जब मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे बढ़ता है तो ये लगता है ग्लो करने, और ग्लो करने लगता है तो लगता है रोशनी देने,
क्लियर बात, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं कि लाइटनिंग के लिए। हमें अगर रूम में लाइट चाहिए तो किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब का, क्योंकि टंगस्टन खास। और किसी अगर हम और कोई मेटल ले लें या कोई एलॉय ले लें तो उसमें इतना चमक नहीं आता कि वो रोशनी पैदा कर दे, एकदम रूम को पूरा उजाला कर दे। लेकिन टंगस्टन में ऐसी खासियत है कि जब उसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो धीरे 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 क्या करना है, हीट होके वो रेड हो जाता है, एकदम बिल्कुल रेड होके रोशनी देने लगता है, चमकने लगता है। एक चीज़ और है कि जो टंगस्टन का ये जो ग्लास फ्लास्क है, ग्लास का एक फ्लास्क है जो विसल टाइप में बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर जो है बेसिकली जनरली सिंपल एयर नहीं होता, जैसे ऑक्सीजन वगैरह नहीं होता। क्योंकि ऑक्सीजन अगर रहेगा तो ये क्या करेंगे, टंगस्टन मेटल से ऑक्सीजन के साथ मतलब रिएक्शन करके कुछ और बन जाएगा, फिर वो ग्लो बाहर नहीं आ पाएगा। तो होता क्या बेसिकली, ये ऑक्सीडाइज ना हो या फिर उसका रोशनी हमेशा आता रहे, उसके लिए क्या करते हैं हम, इस बल्ब के अंदर इनएक्टिव गैसेस भर देते हैं। ठीक है, जैसे क्या क्या भरते हैं आप, आर्गन या फिर नाइट्रोजन भर सकते हैं। तो बेसिकली इस ग्लास को सही रखने के लिए, रोशनी प्रॉपर आती रहे, ठीक है, उसको उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम, इस बल्ब के अंदर क्या भर देते हैं, आर्गन या फिर नाइट्रोजन। ये सब की पॉइंट है, जानते रहिए। तो हीटिंग इफेक्ट में ये इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्या है देखिए, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फ्यूज भी जो बनता है ना, वो किससे बनता है, आपको दिख रहा होगा शायद। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो बनता है वो भी किससे बनता है, मतलब ये किस पे काम करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द इफेक्ट, किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही यूज होता है या वर्क करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है किसका, फ्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। अब ये फ्यूज वर्क कैसे करता है कि फ्यूज में जो छोटा सा वायर है, फ्यूज वायर, ये बेसिकली जो फ्यूज वायर है ना, आप देख पा रहे हैं देख पा रहे हैं फ्यूज वायर, जो ये वायर लगा हुआ, ये छोटा सा जो वायर लगा हुआ, ये फ्यूज वायर जो है, ये फ्यूज वायर बेसिकली ये मेटल्स के नहीं होते हैं। ये जो बेसिकली जो फ्यूज वायर है, ये मैक्सिमम एलॉय के बने होते हैं, टीन के एलॉय होते हैं या फिर कॉपर के एलॉय के बने होते हैं। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है, ये थोड़े से टेम्परेचर पे क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। ये बेसिकली बने होते हैं पोर्सलिन के या फिर टीन और कॉपर के एलॉय से। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज भी किस पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही। तो ये सब कुछ एप्लीकेशन है, किसके एप्लीकेशन है, हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो बेसिकली करता है क्या है, काम क्या करता है। सपोज यहाँ पे हमारा कोई डिवाइस लगा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक टीवी लगा दिया, ठीक है, टीवी लगाया है। अब टीवी लगा दिया हमने, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ बोर्ड है हमारा, हमने डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से टीवी का वायर लगा दिया। अगर डायरेक्ट टीवी में लगाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को, तो अगर सपोज कभी भी करेंट का जो अमाउंट है अगर बढ़ा अचानक, ठीक है, मान लीजिए जो हमारे खम्मा से आ रहा है, जो हमारे इलेक्ट्रिक खम्भे लगे होते हैं, ठीक है, उससे जब लाइट आता है बोर्ड में डायरेक्ट जाता है हमारे। अब अगर फ्यूज ना लगाओ तो होगा क्या, जितना करंट आएगा, जितने अमाउंट में, सेम अमाउंट में करंट जाएगा। सपोज इसका जो क्षमता है 5 एम्पियर का और करंट आ गया 10 एम्पियर का, तो ये टीवी क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा ना, जल जाएगा। तो इसी ब्लास्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली फ्यूज का यूज़ करते हैं। फ्यूज कैसे बचाता है इसको, देखिए यहाँ पर टीवी है हमारा, करते क्या हैं, इसी बोर्ड में ही, सपोज ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, बोर्ड में ज्वाइन करने से पहले हम यहाँ पे फ्यूज लगा देते हैं। फ्यूज इस टाइप से लगता है, ऐसे हम फ्यूज लगाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जब इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट आता है, सपोज ये बढ़ के भी आएगा, मान लो हाई लेवल का जब इलेक्ट्रिक करंट आता है, तो ये सबसे पहले फ्यूज से पास होता है। फ्यूज को सीरीज में लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, सीरीज में, देखिए ये सेम पाथ है। ठीक, तो होता क्या है, जैसे ही जब हाई करंट जाता है, जैसे ही हाई करंट जब जाएगा इस फ्यूज से, तो ये फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के कारण जो ये पाथ है जो इसे जा रहा था, ये पाथ टूट जाएगा। अब जब पाथ यहाँ कुछ रहेगा नहीं तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, तो हमारा टीवी जो है ये सेफ बचा रह जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप। तो ये यूज है इलेक्ट्रिक फ्यूज का, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये सब क्या है, बेसिकली एप्लीकेशन है किसके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के।
तो ये सब हमारा जो आज का टॉपिक है ये यहाँ समाप्त होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बची बात न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, बेसिकली रजिस्टिविटी का जो क्वेश्चन है कि वायर का लेंथ डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, या एरिया 4 टाइम्स हो जाए, तो ये सब कैसे सॉल्व करते हैं सर, अभी हमें कन्फ्यूजन है। तो बेसिकली इस वीडियो को भी उसी में कवर कर दूंगा जब मैं बताऊंगा आपको न्यूमेरिकल्स हीटिंग इफेक्ट का। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक कर दिया करिए आप लोग, और कमेंट भी कर दिया करिए अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।